एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम स्टाफिंग यूनिट कर रहे हैं। स्टाफिंग पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बनाई है। आई होप आपने वो जरूर देखी है। इनकेस मिस हुई है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग पार्ट 2, जिसमें हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। बेसिकली स्टाफिंग जो है वो एक काफी सारे स्टेप से होकर गुजरता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और उनमें से किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट करना थोड़ा टफ काम है। तो इसीलिए हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज है दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें सबसे पहले अंदाजा लगाना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमें कितने मैन पावर की जरूरत है। हम जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग यानी एम्प्लॉयज की नीड है। अब हमारे पास ओवर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा स्टाफ, और अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए। हमें जितने लोगों की जरूरत है उतने ही लोगों को जॉब देनी है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम चेक कर लें कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें हम दो मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार आ चुका है। वर्कलोड एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि फ्यूचर में हमें किसी भी काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, मींस नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इन द फ्यूचर। ठीक है। और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि हम यहाँ ये चेक करते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। ठीक है। तो एस्टिमेट द, जब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तब हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट आ जाता है। यानी कि जब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज हैं कंपनी में और फ्यूचर में हमें और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, जब हम ये दोनों को प्लस कर देते हैं तब हमें मिल जाता है टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज चाहिए, तो उसमें वर्कलोड एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ना कि एस्टिमेट द मैन पावर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। जब आप ये चेक कर चुके हैं कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, अब आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की। यानी हम एड्स देते हैं, बताते हैं कि हमारी कंपनी में इतने लोगों की जरूरत है, इतने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लोग हमें चाहिए, और हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए और हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए। ठीक है। देन सिलेक्शन। जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, फिर आप उनमें से बेस्ट जो पर्सन होगा उसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बोथ आर डिफरेंट। प्लेसमेंट का मतलब जैसे आपने सिलेक्ट किया है, अब आप उसे जॉब दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि उसकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पोस्ट उसे दे रहे हैं। ठीक है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप कंपनी के अंदर, कौन उसका कलीग होगा, कौन उसका सुपीरियर होगा, उसको कहाँ बैठना है, कंपनी की क्या पॉलिसीज रूल्स हैं, वो सारी चीजें उसे बताना, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करना शुरू कर रहा है, लेकिन आप उसे थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ताकि उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कि अगर उन्हें कोई काम नहीं करना आ रहा है, तो ट्रेनिंग से हम उन्हें एक्सपर्ट कर सकते हैं उस काम में। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपने किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, उसको काम सिखा दिया, ट्रेंड भी कर दिया और वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। अब आपको उस एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अप्रेज करना है। अप्रेज का मतलब होता है टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग करना कि जो ड्यूटीज उसको दी गई है वो सही तरीके से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, अथॉरिटीज वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाता है कि नहीं, टारगेट्स वो अचीव कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो जब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल। इसके बाद हम करते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आपने परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लिया, आपको पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय है जो इनएफिशिएंट है, तो उसके बेसिस पर अब आप उन्हें प्रमोशंस देंगे। जो इंसान टारगेट से अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंटली ऑनेस्टली काम कर रहा है, जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे आ रहे हैं, आप उसे प्रमोट करेंगे। और जो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप या तो उसे पनिश करेंगे या फिर उसको डिमोशन कर देंगे, यानी जिस पोस्ट पर वो है उससे नीचे की पोस्ट पर उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। ताकि उनको पता चले कि उनको उनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग।
देन लास्ट में आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले में क्या दें, ये चेक करना। जैसे कि एक एम्प्लॉय को अच्छा बोनस, सैलरी, कमीशन वगैरह देना होता है, तो किस एम्प्लॉय को क्या देना चाहिए, इस बारे में जब हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन दो तरीके से दिया जाता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट का मतलब जब आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली पेमेंट करते हैं कैश में, जैसे कि उसको सैलरी देना, वेजेस, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, इस तरह की फैसिलिटीज उसे आप दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट्स। और अगर आप उसे फ्री इंश्योरेंस देते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री में आपने उसे ड्राइवर वगैरह प्रोवाइड किया है, तो वो इनडायरेक्ट पेमेंट्स हैं, क्योंकि आपने उसको कोई कैश नहीं दिया, आपने उसको सिर्फ फैसिलिटीज दी है। तो देखा आपने कि ये स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि हमें कितने लोगों की जरूरत है और कहाँ जाकर ये खत्म हो रहा है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, राइट? दोस्तों अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप जानते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कौन से सोर्सेज हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्रूटमेंट का मीनिंग एंड प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें। इससे क्या बेनिफिट है, जब किसी एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग आपको अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, और उन ऑप्शंस में से एक बेस्ट सिलेक्ट करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी एक वैकेंसी के लिए सिर्फ 3-4 लोग आए हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको मजबूरी में किसी ना किसी को तो सिलेक्ट करना ही है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो आपके पास अच्छे पर्सन को चूज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या है? It is a process of searching prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम होने वाले एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं कि ये एम्प्लॉय हमारा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है, और हम उनको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि हमें मजबूर करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है। अभी रिक्रूटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट में आपने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ लोगों को इनवाइट किया है कि हमारी कंपनी में अप्लाई करिए क्योंकि हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं कि उन्हें जॉब मिल सकती है, एक इच्छा उनके अंदर जग रही है, उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। जैसे स्टाफिंग का प्रोसेस था, उसमें रिक्रूटमेंट, वैसे ही रिक्रूटमेंट भी होती है। तो कहां से स्टार्ट होती है ये? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आपको ये तो पता चल गया कि कंपनी में आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब आप कोशिश करेंगे कि उन लोगों को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप कंपनी के अंदर बैठे हो, आपको क्या पता मार्केट में कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस पर्सन है, वो तो तभी पता चलेगा ना जब वो आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जरिए हैं जिनसे कि मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूं अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। अब आपने अलग अलग सोर्सेज फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ से हमें अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है, तो अब आप उन्हें इन्वाइट करेंगे, ठीक है। इनविटेशन देंगे कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। वो इनविटेशन आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू देते हैं। एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है ये हम आगे पढ़ेंगे सोर्सेज में, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे कि हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें अच्छे एम्प्लॉयज कहाँ से मिल सकते हैं, तो अब हम उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं। इन्विटेशन के बाद फिर क्या होगा? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट। अब लोगों ने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी, उन्हें पता चला कि यहाँ वैकेंसी है, वो अप्लाई करेंगे आपकी कंपनी में। फिर आप जितने लोगों ने आपको अप्लाई किया है सभी को थोड़ी ना आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस जितना आप मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहे, तो ऐसे लोगों को आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो लोग आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उन लोगों की आप एक लिस्ट बना लेंगे ताकि आप उन्हें
बुला सके, कॉल कर सके, ठीक है। तो जब आप डिजर्विंग एप्लीकेंट, डिजर्विंग का मतलब जो डिजर्व करता है आपकी पोस्ट, उस एप्लीकेंट की एक लिस्ट बना लेते हो, तो वहां पर हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है, बस यहीं तक। अब आपने आगे क्या करना है वो अलग चीज है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सिर्फ यहीं से स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट, और लास्ट में आपने उनकी एक लिस्ट बना ली, ठीक है, जो जो आपको डिजर्व करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।